अच्छा, ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास हमने एक हेडर बना दिया, नेविगेशन कंटेंट और एक फुटर बना दिया। जब इसको हम जाके रन करेंगे तो हमारे पास ये सिंपल ये आ गया, लेकिन जब हम इसमें CSS अप्लाई कर देंगे हेडर के अंदर कोई, इस तरीके से आप देखेंगे तो ये आपके पास ये एक लेआउट बन जाता है।
मिनी रिफ्लेक्टोरी, बस बेसिक आइडिया यही है कि हमारे पास ये एक जैसे हेडर बनाया तो हम हेडर के अंदर कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, नेव बार के अंदर, फिर फुटर के अंदर हम कोई प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम इसको काम करते हैं। इसके ऊपर आई डोंट नो, कंटेंट के ऊपर CSS की नहीं अप्लाई हो रही, पर इसको हम देख लेंगे बाद में। बस बेसिक आइडिया ये था कि हम हेडर, फुटर, नेविगेशन बार और कंटेंट बार के थ्रू भी ये प्रॉपर्टीज की अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, बस हमने जो डिवीजन देखा कि हम डिवीजन कर रहे थे या सेक्शन के अंदर डिवाइड कर रहे थे, और उसके बाद हमने देखा कि हम हेडर, फुटर और नेविगेशन का टैग यूज कर रहे हैं और कंटेंट एरिया का टैग यूज कर रहे हैं। तो इसके अंदर फर्क ये है कि फर्क तो ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो आप सिर्फ डिवीजन के टैग के थ्रू भी ये सारे काम हेडर, फुटर के कर सकते हैं, और डिवीजन के अंदर आईडी और क्लास देके भी कर सकते हैं। लेकिन एक नेचुरल वे यही है कि आप हेडर के लिए एक हेडर डिफाइन कर दें, फुट सबसे पहले फुटर एक डिफाइन कर दें, फिर कंटेंट एरिया के अंदर आप एक कंटेंट एरिया बना के मल्टीपल सेक्शन डिवाइड कर दें कि भाई ये सेक्शन हमारा है। जैसे आपने सर आप जब ऑफर स्टाइल दे रहे थे ना कंटेंट को, तो मेरा ख्याल साथ H1 या P का टैग भी लगाना चाहिए था शायद, जहाँ तक मेरा ख्याल है। ये देखें, जब हम कंटेंट के अंदर काम कर रहे होंगे ना, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये चीज़, ठीक है, ये हमारा हेडर है। तो हेडर को हम डिवीजन के थ्रू भी दे सकते हैं, या हेडर के टैग के थ्रू भी दे सकते हैं। नेविगेशन को हम नेविगेशन के थ्रू भी दे सकते हैं, और डिव के टैग के अंदर भी हम आईडी नेविगेशन करके दे सकते हैं। साइड बार का भी इसी तरीके से है कि आप साइड बार के टैग के अंदर भी दे सकते हैं, और ना डिवीजन के अंदर भी उसकी आईडी या क्लास डिवीजन करके आप डिफाइन कर सकते हैं। फुटर का भी ऐसे ही है। लेकिन हमने देखा था कि सेक्शन जो हमारे पास है वो सिर्फ इस कंटेंट एरिया के अंदर डिफाइन हो रहा है। ठीक है,
तो कंटेंट एरिया के अंदर ही हम जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखते हैं या मल्टीपल ब्लॉग्स लिखते हैं या डिफरेंट आर्टिकल्स हैं जो 1 से लेके 10 20 50 जितने भी हो सकते हैं, तो वो सारे हम सेक्शन टैग हम कंटेंट एरिया के अंदर यूज कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो इशू आ रहा था ना वो यही था कि जिन सब के अंदर हेडर के अंदर हम स्टाइलिंग दे सकते हैं, इनलाइन नेविगेशन, लेकिन कंटेंट के अंदर जब आप काम कर रहे होंगे ना कंटेंट एरिया, तो वहाँ पे आपको सेक्शंस बनाना लाजमी होगा। आपने मल्टीपल सेक्शंस बना देते हैं और उस सेक्शन के टैग के अंदर आपने उसकी इंटरनल स्टाइलिंग कर देनी है। इस तरीके से आप दूसरा सेक्शन बनाएंगे तो उस सेक्शन की स्टाइलिंग डिफरेंट होगी। देखिए, लेकिन होगा वो एक ही कंटेंट एरिया। ये देखिए, अब ये आपका बेसिक बीच में कंटेंट एरिया है। ठीक है, अब इसके अंदर आपने मल्टीपल सेक्शन बना दिए, एक ये सेक्शन है, एक ये सेक्शन है। ठीक है, इसके अंदर सपोज हम इस सेक्शन में कोई इमेज भी डाल देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कोई इमेज डाल दी, इमेज का टैग लिया। ये आप लोगों को इमेज का टैग का तो पता ही होगा मेरे ख्याल से, शायद मैंने पिछली लैब में सीएसएस वाली में आप लोगों को बताया ये होगा। सर बताया था आपने। तो जैसे हमारे पास इसके अंदर एक इमेज दी हुई है एक कार की। ठीक है, इसका नाम मैं दे देता हूँ कार डॉट जेपैग। ठीक है, तो अब ये हमारी कोर्स जिसके अंदर सारी एचटीएमएल की फाइल रखी है, इसी के अंदर हमारी ये कार डॉट जेपैग भी रखी है। तो हम यहाँ पे सोर्स के अंदर दे देंगे कार डॉट जेपैग। ठीक है, इसको सेव करेंगे। अब ये देखें आपके यहाँ पे वो कार भी आ गई। अब ये हमारा मेन कंटेंट एरिया है जिसमें एक हमारे पास हेडर गिवन है कि भाई ये हेडर है, फिर एक नेविगेशन बार होगा, इसमें हम डिफरेंट बटन्स और लिंक्स वगैरह भी दे सकते हैं। जैसे हमने और ये हमारा अब एक फिर उसके बाद कंटेंट एरिया स्टार्ट हो गया। उसके अंदर हमारे पास एक सेक्शन है जिसके अंदर हम यहाँ पे भी कोई इमेज दे सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर डिफरेंट कर सकते हैं, साइज इसका डिफरेंट कर सकते हैं, इसको अलाइन डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम सपोज कोई दे देते हैं। सर जी अगर वो जो मैं पिक्चर मैं चाह रहा हूँ बैकग्राउंड में आए, जी। अभी बैकग्राउंड में तो कलर है ना, मैं चाह रहा हूँ वो पिक्चर बैकग्राउंड में हो, तो वो किस तरह हाँ, तो होगी? आप यही सेक्शन के टैग के अंदर जब आप स्टाइलिंग कर रहे हैं ना, तो आप कर दें बैकग्राउंड कलर की। जैसे हमारे पास प्रॉपर्टी है ना, वैसे ये बैकग्राउंड इमेज की है। अब इसके अंदर आप जाके ये दे दें जो भी आपका वो है सोर्स। ठीक है, आप दे दी, एक सेकंड। अच्छा, ये जिस तरीके के ये आपका क्वेश्चन आया ना, इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आया करें, आप सिंपल जाया करें गूगल पे। ठीक है, और लिखें ये देखें। अब जैसे मैंने यहाँ पे किया तो आपको उसका सिंटेक्स भी मिल जाएगा। आपने क्या करना है, वही स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड इमेज और यूआरएल उसका दे देना। ये देखें,
बैकग्राउंड इमेज, यूआरएल क्या है उसका? सर आपने बॉर्डर इमेज लिखा हुआ है। एक सेकंड, ठीक है, ये देखें, एक सेकंड, ये तो कंटेंट एरिया ही छोटा है, इसको हम दे देते हैं यहाँ पे। ये देखें, ये इस पूरे सेक्शन के बैकग्राउंड में ये इमेज लगी। इस तरीके से मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं कि आप उनको जाके देखें कि भाई किस किस तरीके से ये काम कर रही होती हैं। ये बैकग्राउंड रिपीट हो रहा है, आप चाह रहे हैं रिपीट ना हो, तो उसके लिए आप ये बैकग्राउंड रिपीट को नो रिपीट कर दें। तो ये देखें, रिपीट नहीं होगा, लेकिन एक ही इमेज आ गई। अब आप चाह रहे हैं उसको स्ट्रेच कर लें, तो उसके लिए अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन उसमें इमेज की जो पिक्सल्स हैं वो फट जाएंगे। वो उसमें आप उसके साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स कर दें। साइज इसको कवर करके देखते हैं। ये देखिए, ये इसने पूरी इसको कवर कर लिया, लेकिन ये कंटेंट एरिया ज़ाहिर है छोटा है, तो ये इमेज सिर्फ इतनी ही आ रही है। तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं। ये अब आपका फ़ायदा है कि अब आपने कोई बैकग्राउंड इमेज लगाई, लेकिन वो आप चाह रहे हैं कि पूरी वेबसाइट के ऊपर ना आए, सिर्फ एक सेक्शन में आए, तो आप उस सेक्शन के अंदर उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपके डिवीजन और सेक्शन के अंदर लेआउट जब आप क्रिएट करते हैं ना, तो उसके अंदर आपको ये चीज़ का फ़ायदा होता है कि आपको वो बैकग्राउंड इमेज या कोई बैकग्राउंड कलर है या कोई स्टाइलिंग है या कोई फॉन्ट्स हैं, तो वो सिर्फ उस सेक्शन में जितने टैग यूज हुए हैं उनके ऊपर वो चीज़ अप्लाई हो रही होगी, बाकियों के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होगी। वो सेक्शन अलग हो जाएगा, नीचे के सेक्शन अलग वैसे ही रहेंगे। तो ये चीज़ है कि आप डिविजन के थ्रू भी आप हेडर फुटर्स और साइड बार्स को डिफाइन कर सकते हैं आईडी और क्लास के थ्रू उनकी, ठीक है, सीएसएस उनकी डिफाइन कर सकते हैं। और अगर चाहें कि आप एक नेचुरल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से काम करें, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप डिवीजन ना यूज़ करें, डायरेक्ट हेडर का टैग है उसमें हेडर डिफाइन कर लें, डायरेक्ट फुटर का टैग है उसमें वेबसाइट का फुटर की जो रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं या टैग्स हैं वो ये आप यूज़ कर लें। फिर कंटेंट का टैग है, उसके अंदर आप जो कंटेंट लिख रहे हैं वो कंटेंट यूज़ कर लें। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। आज की जो हमारी लैब थी ना, उसमें भी यही 4 टॉपिक्स थे सिर्फ, कि आपने ग्रुपिंग कंटेंट, ग्रुप जो भी कंटेंट है उसको डिफरेंट ग्रुप्स में किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं एचटीएमएल के टैग्स के थ्रू। और थोड़ी थोड़ी सी उसमें हमने सीएसएस की देख ली, लेकिन असल जो इसकी असल सीएसएस है वो हम इसकी नेक्स्ट लैब में देखेंगे। बस इसमें यही था कि हम डिफ टैग को किस तरीके से यूज़ करते हैं, उसकी एक एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है, ये आप लोग रन करके देखिएगा। फिर एक हमारे पास सेक्शन, हमने देखा कि सेक्शन हम क्यों डिफाइन कर रहे होते हैं, उसकी एक एग्जांपल गिवन है, उसमें सेक्शंस यूज हुए हैं मल्टीपल। फिर हेडर्स एंड फुटर्स की है, उसकी एक गिवन एग्जांपल है कि जिसमें हेडर भी यूज हुआ हुआ है और फुटर भी यूज हुआ हुआ है। और इस लैब के अंदर कोई ऐसा लैब टास्क नहीं है, लेकिन आपने लैब टास्क सबमिट करवाना है। और उस लैब टास्क में आपने सिंपल काम ये करना है कि कोई अपनी तरफ से कोड नहीं लिखना है। सिंपल आपने जो इसमें जाहिर आता है कि आपका डिवीजन, सेक्शन, हेडर, फुटर, कंटेंट, इनके ऊपर थोड़ा सा हैंड्स ऑन हो जाए, तो आपने सिंपल करना ही है कि ये कोड जो एग्जाम्पल 1 में लिखा हुआ है, इसको आपने टाइप करके इसको रन करके चेक करना है। और रन करके सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर 2 का इस तरीके से करना है, 3 का इसी तरीके से आपने करना है, और सिर्फ उनके आपने रन करके स्क्रीनशॉट्स ले लेने हैं, और वो आपने एज अ लैब को सबमिट कर देना है। इसको एक्सप्लेन वगैरह कुछ भी नहीं करना, ज़ाहिर है, क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक चीज़ें।
तो एक्सप्लेन आपने कुछ भी नहीं करना, ये सारी चीज़ें आप पहले भी देख चुके हैं। बस आपने एज अ लैब टास्क यही करना है कि इन तीनों एग्जाम्पल्स को रन करके देखने हैं और उनके आउटपुट्स आपने लैब में सबमिट कराने हैं। सही है। तो आज की जो हमारी लैब थी ना, ये छोटी सी लैब थी, तो इतनी ही ये लैब थी, इसमें कोई लैब टास्क वगैरह नहीं है। तो मेरे ख्याल से सबको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो लैब जो है आज की हम जो है ना जल्दी एंड करेंगे। ठीक है। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन हैं, क्यूरीज हैं, तो वो रुक जाए। बाकी किसी अगर कोई लीव करना चाह रहा है तो लीव कर दे, हम लैब यहीं पे एंड कर रहे हैं। ठीक है। तो कल रात को पहले आप जो है वो ये लैब टास्क तीनों जो एग्जाम्पल्स हैं इनको रन करके इनके आउटपुट्स अपने क्लासरूम और एलएमएस के ऊपर अपलोड कर दीजिएगा। सर मैनुअल है एलएमएस पर? जी हाँ हाँ, लैब टास्क मैनुअल आप दोबारा बताइए। हाँ, लैब टास्क में सिंपल यही है कि आपके ये जो लैब टास्क कोई ऐसा टास्क नहीं है जो आपको करना पड़े। आपको सिर्फ करना ये है कि जो 3 एग्जांपल्स गिवन है ना इस लैब के अंदर, लैब 3 के अंदर, उन तीनों एग्जांपल्स का कोड पहले से लिखा हुआ है, उसको आपने खाली रन करके देखना है कि उसमें क्या काम हो रहा है। और उसके रन करने के बाद जो भी उसके गूगल क्रोम के ऊपर या एज के ऊपर उसका आउटपुट आ रहा होगा, उसकी स्क्रीनशॉट लेके, कोड का और उस आउटपुट का स्क्रीनशॉट लेके आपने अपनी लैब के अंदर पेस्ट कर देना है। तो इस तरीके से 3.1 3.2 तीनों की अलग अलग सेक्शन की एग्जाम्पल अलग दी हुई है। ठीक है। फिर ये हेडर फुटर, उसमें आप चाहें अगर कुछ चेंजिंग वगैरह करना चाहें अपने हैंड्स ऑन के लिए तो आप कर सकते हैं, वो भी एक अच्छी बात होगी। ठीक है। हाँ, ये आपको टाइप करना पड़ेगा ताकि आपकी थोड़ी जो है ना टाइपिंग की स्पीड भी बढ़े, और आपको एक एक टैग को जब आप टाइप करेंगे तो आपको दिमाग में जहन में रहेगा। कॉपी पेस्ट कर देंगे तो फिर फायदा क्या। ठीक है। तो ये चीज़ आप इसमें चाहें तो थोड़ी बहुत अपनी चेंजिंग भी कर सकते हैं, लेकिन टैग्स कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहे हो। बस इस एग्जाम्पल को देखते हुए चाहें तो एक पूरी इस एग्जाम्पल को भी कर सकते हैं, वरना आप इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। तो बस ये 3 आपने सबमिट करवाने हैं। ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो वो पूछ ले, वरना जो चाहे वो सर लीव भी कर सकते हैं, अटेंडेंस आप लोगों की लग गई है। सर कमेंट का बता दें, हम जब भी कमेंट करते हैं ना तो वो हमारे कोड को खराब कर देता है। अच्छा, कोड को खराब कर देता है ऐसे मतलब? सर जैसे हम कमेंट का टैग लगाते हैं ना तो वो पहली लाइन में तो सही होता है, लेकिन जब दूसरी लाइन में हम कमेंट करते हैं तो नीचे के जितने भी स्टाइल वगैरह होते हैं ना सब गायब हो जाते हैं। अच्छा, तो आप किस तरीके से कमेंट कर रहे हैं मेरे साथ? आप HTML के अंदर कमेंट्स की बात कर रहे हैं या CSS के अंदर? HTML के अंदर सर। अच्छा, ये देखें अब आप ये देखें, ये तरीका है HTML में कमेंट करने का कि आपने ये इस तरीके से कमेंट किया। ठीक है। जब आप इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे तो ये आपका सिंगल लाइन कमेंट खत्म हो गया। लेकिन जब आप इसको नीचे जाके इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे, क्लोज लाजमी किया करें। आप अगर क्लोज नहीं कर रहे होंगे तो फिर वो आपको हो सकता है इशू दे रहा हो। उसके अलावा तो मेरे ख्याल से कोई उसमें इशू ऐसे कमेंट्स में आना नहीं चाहिए। सर ऐसा ही करते हैं, एक लाइन के आगे हम यही कमेंट का ये बॉर्डर बनाते हैं, उसे वहीं पर ही क्लोज भी कर देते हैं। फिर जब उससे वही नेक्स्ट लाइन पे हम शुरू करते हैं दोबारा से तो फिर वो नीचे के सारे कोड को खराब हो जाते हैं वो। ये चीज़ तो आप मेरी समझ से बाहर है। ऐसा क्यों हो रहा है? कोई कमेंट का सर ये सिंटैक्स देखें, चेंज ये है आप? एग्जाम्पल में ये है ना, ये एक लाइन आई हुई है, हाँ ये जी, पहली लाइन में आया हुआ है एक कमेंट। मिनट। ठीक है, हम हम्म, यहाँ पे करते हैं, फिर हाँ सेकंड लाइन पे हमारा कोड आ जाता है, फिर थर्ड लाइन में हम ऐसे ही कमेंट करते हैं तो नीचे के जितने भी कोड्स वगैरह होते हैं ना वो सब खराब हो जाते हैं। हाँ, तो उसको आप क्लोज नहीं कर रहे होंगे, उसको आप क्लोज लाजमी कर दिया करें। आप क्लोज नहीं करोगे तभी वो टैग वर्क नहीं कर रहे होंगे, वो भी एज अ कमेंट काउंट होते होंगे। लेकिन अगर इसके भी नीचे मैं कुछ भी सपोज लिखूं तो वो, ये देखें आप, तो ये यहाँ पे हेडिंग रिफ्लेक्ट हो रही है। ऐसा तो नहीं हो रहा कि ये इसके नीचे के कोई टैग्स ना चल रहे हो?
वो आप कोई ना कोई उसके सिंटेक्स में या उसको क्लोज नहीं कर पा रहे होंगे तो इशू आ रहा होगा, वरना तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई इशू आता नहीं है। वो आप देख लें उसको, अगर या उसका जो स्क्रीनशॉट है ना, अगर जो आपके पास एरर आ रहा है या जिस जगह पे आपके पास चीज इशू कर रही है, उसका स्क्रीनशॉट आप जीसीआर के ऊपर, गूगल क्लासरूम के ऊपर शेयर कर दीजिएगा, तो फिर मैं देख लूंगा कि उसमें क्या एरर है। ठीक है। अच्छा ठीक है सर। अच्छा, आप लोगों की जो लैब है वो अपलोड मेरे ख्याल से, अगर कोई लीव करना चाहे, किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है तो वो लीव भी कर सकता है। सही है। आप लोगों की लैब अपलोड नहीं हुई हुई सर ये आज की। टास्क जीसीआर पे अपलोड कर दें। हाँ मैं एक मिनट 30। ये आप लोग चेक कर लें, आपके जीसीआर के ऊपर ये अपलोड हो गई है। कहते हैं तो मैं एलएमएस के ऊपर भी अपलोड कर देता हूँ। सबमिशन डेट कब तक है? कल रात तक हुई, आखिर एक नेक्स्ट डे की रात 11:59 तक आपके पास टाइम होता है, तो वो आप रात 11:59 तक सबमिट कर दें, उससे पहले पहले कर दें। ओके। ठीक है। और लैब के अंदर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई होती या कोई चीज़ रह गई है किसी की, तो वो गूगल क्लासरूम के ऊपर भी आप लोगों के, मैं यहाँ पे ये यूट्यूब के लिंक शेयर कर देता हूँ, और उसके अलावा यहाँ आप देखेंगे तो एलएमएस के ऊपर भी ये लिंक शेयर हुए होते हैं, आप जाके रिकॉर्डिंग देख लें तो आपको चीज़ समझ आ जाएगी। नहीं आई तो फिर आप सेल्फ स्टडी करें, और वहाँ भी नहीं आए तो फिर आप क्लासरूम में पूछ लिया करें। ठीक है। ये एलएमएस पे भी अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, आप लोगों की ये एलएमएस के ऊपर भी अपलोड हो गया, ताकि आप लोग देख लीजिएगा। तो और जो भी क्लास की रिकॉर्डिंग होगी वो भी मैं एलएमएस और क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। तो फिर आज की लैब यहीं पे एंड करते हैं। अगर किसी के कोई क्वेश्चन या क्वेरीज नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट लैब में मिलते हैं। आप लोग अपने टास्क, ठीक है, चल अल्लाह हाफिज़।